नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो मैं ये करवा रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे। अगर सिर्फ आप ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यदि मेरे साथ साथ कर लेते हैं तो आपका इस बुक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसी चैनल पर मैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी करा रही हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट 13 नवंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम देख रहे हैं। और इसमें 30 प्रश्न हम कर चुके हैं। और अब चलते हैं आगे। नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो यह कथन जो कहा है ये कहा है कमलेश्वर ने। नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह कथन कमलेश्वर का है। अब देख लेते हैं प्रश्न 32 को। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? सन्यासी में मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। तो यह जो कही है सन्यासी में। लक्ष्मी नारायण मिश्र यथार्थवादी समस्या नाटकों के प्रवर्तक हैं। इनके नाटकों का प्रमुख वर्ण्य विषय नारी जीवन की चिरंतन समस्या, प्रेम और विवाह के परिप्रेक्ष्य में नारी की स्वतंत्रता, स्वावलंबन भावना, वैवाहिक जीवन की असंतुलित स्थितियों में पनपने वाली कुंठा, घुटन, निराशा, अंधविश्वास, नैतिक विधि निषेधों के प्रति संदेह और अविश्वास है। उपयुक्त कथन सन्यासी नाटक से है। अब देख लेते हैं प्रश्न 33 को। मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें व्यवस्थित करना है कि किसके बाद क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले आएंगे रांगे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, फिर आएंगे सी मुक्ति बोध कामायनी एक पुनर्विचार, फिर आएंगे डी शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, और फिर आएंगे ए रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। जो हमारा विकल्प डी है वो ठीक है, बी सी डी ए। यहाँ पर आलोचना दी गई है, प्रकाशन वर्ष है और आलोचक है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954, रांगे राघव की आलोचना है, कामायनी एक पुनर्विचार 1961, मुक्तिबोध मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973 ईस्वी, शिव कुमार मिश्र भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975, रामविलास शर्मा। अब देख लेते हैं 34 को। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी, गंगोली, शिवपालगंज, पांडेपुर। तो वह था बेलारी का रहने वाला। गोदान 1936 को थोड़ा सा देख लेते हैं।
गोदान 1936 प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसमें प्रगतिवादी गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संतरासमय संघर्ष की कहानी है। गोदान उपन्यास का पात्र होरी। गोदान उपन्यास का पात्र होरी अवध प्रांत के बेलारी गांव का था। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव के थे। दोनों गांवों में 5 मील का अंतर था। अब देख लेते हैं राग दरबारी को। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित व्यंग्यात्मक उपन्यास है जिसमें श्रीपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। आधा गांव 1966 राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास जिसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। अब देख लेते हैं प्रश्न 35 को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी, देहांतर। तो इसमें जो सही है सबसे पहले आएगा बकरी, फिर आएगा एक और द्रोणाचार्य, फिर देहांतर, फिर भूख आग है। तो इस तरह से हमारा कोड ठीक होता है सी। पहले बकरी है, फिर एक और द्रोणाचार्य है, फिर है देहांतर और फिर है भूख आग है। इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है और जन्म निधन वर्ष है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इनका जन्म हुआ था 1927 में, निधन हुआ था 1983 में। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष का नाटक है। शंकर शेष का जन्म हुआ 1933 में, निधन हुआ 1981 में। देहांतर 1987 आचार्य नंदकिशोर का नाटक है और इनका जन्म हुआ 1945 को। भूख आग है 1987 कृष्ण बलदेव वेद का नाटक है। जन्म हुआ इनका 1927 में और निधन हुआ 2020 में। अब देख लेते हैं प्रश्न 36 को। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। तो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल जो अवधारणाएं हैं वो है ए और बी, रसवाद और मार्क्सवाद। रूसी रूपवाद एक कलावादी आंदोलन है जो 20वीं शती के दूसरे दशक में शुरू हुआ। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 ईस्वी में विक्टर शक्लोवस्की ने रूस में किया। रूपवादी पूरा बल भाषा पर देते हैं। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है, उसके बाद कुछ और है। रूपवादियों के 2 केंद्र हैं, भाषिकी 1915 मॉस्को, पीटर्सबर्ग 1916। रूपवाद के समर्थक बोरिस इंकनबाम, रोमन जैकोबसन, जोन मुक्रोवस्की, रेने वेलेक। कलावाद और संरचनावाद रूपवाद के अनुकूल अवधारणाएं हैं तथा रसवाद और मार्क्सवाद प्रतिकूल। अतः विकल्प बी सही है। अब देख लेते हैं 37 को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम है। नदी की बांक पर छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्तेलम। तो हमें इन्हें क्रम के अनुसार लगाना है। तो जो इसमें सही है सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी और फिर आएगा ए। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है बी।
यहाँ पर अज्ञे के काव्य संग्रह दिए गए हैं। अज्ञे का जन्म हुआ 1911 में, निधन हुआ 1987 में। के अज्ञे के काव्य संग्रह क्रमानुसार हैं: भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरे घास पर क्षण भर 1949, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। अब देख लेते हैं प्रश्न 38 को। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। तो यह जो है यह आपका बंटी है। आपका बंटी 1971 ईस्वी, आपका बंटी मन्नू भंडारी कृत बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास जो 16 भागों में विभक्त है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मनः स्थिति का चित्रांकन किया गया है। उपन्यास की कथा पारिवारिक विसंगति का शिकार माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। अब नीचे कुछ उपन्यास दिए गए हैं, उपन्यास है और उनका वर्ण्य विषय है, तो हम देखेंगे। आपका बंटी 1971, मन्नू भंडारी, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। अनुगूंज, सुनीता जैन, दहेज प्रथा के कारण नारी जीवन की व्यथा को अंकित करने वाला उपन्यास है। बेघर 1971, ममता कालिया, संस्कारबद्ध पुरुष मन पर प्रहार कर यह भाव व्यक्त हुआ है कि नारी की पवित्रता एकात्मकता और समर्पण में है, न कि शारीरिक कुंवारेपन में। 1 इंच मुस्कान 1963, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने यह सम्मिलित रूप से लिखा था। नायक अमर एवं नायिकाओं रंजना और अमला के बीच नायक के दोलायन स्थिति का वर्णन है। अब देख लेते हैं प्रश्न 39 को। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। तो यह सुमेलित वाला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है। तो पश्चिमी हिंदी से जो मेल खाती है वो है बुंदेली, पूर्वी हिंदी से बघेली, बिहारी से मगही और राजस्थानी से मेवाती। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है बी। यहाँ पर उपभाषाएं हैं और यहाँ पर बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी में आती है मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। अब देख लेते हैं प्रश्न 40 को। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एक असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो यहाँ जो सही है ये कथन जो कहा है ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। क्या कहा है? नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एक असह्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब देख लेते हैं प्रश्न 41 को।
निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता कभी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो इनमें कौन कौन सी पंक्तियां ऐसी हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी के बारे में कही हैं? तो एक तो उन्होंने कही है पहली वाली, और एक कही है बी, और एक कही है सी। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता कभी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। केशवदास का जो जन्म है वो 1560 माना जाता है और निधन माना जाता है 1917 ईस्वी। केशव के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। यह जो है ये कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं कि किसका कथन है और किसके संबंध में है। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कभी भी नहीं थी। प्रबंध काव्य के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी और न शक्ति। तीसरा है, केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। पद दोष, वाच्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 42 को। निम्नलिखित निबंध संग्रह को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में हमें लगाना है। तो यहाँ है कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और गंधमादन। यह ऑप्शन आगे है तो मैंने यहीं पर लिख लिया, जगह थी यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, फिर आएगा ठेले पर हिमालय, फिर आएगा गंधमादन और फिर आएगा कला का जोखिम। चलिए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। तो अभी जो मैंने आंसर बताए हैं उनके अकॉर्डिंग तो जो हमारा ऑप्शन ठीक होता है वो होता है डी। यहाँ पर निबंध संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती। गंधमादन 1972 ईस्वी कुबेरनाथ राय। कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा। अब देख लेते हैं प्रश्न 43 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आई.ए. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं। आई.ए. रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो इसमें जो सही है वो है सी, और बाकी ये जो है ये गलत है। सही कौन सा है एक बार सही पढ़ लेते हैं। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का एक रूप है। अब देख लेते हैं प्रश्न 44 को। अपभ्रंश या प्रकर्ताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बुद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामविलास शर्मा का?
तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अपभ्रंश या प्रकर्ता भास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देख लेते हैं प्रश्न 45 को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थी। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थी। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी जो बातें हैं वो सही हैं। एक तो इसमें ए सही है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, और यह जो ये कथन के रूप में भी है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही कहा गया है। और एक बी भी और सी भी। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो विकल्प हमारा ए ठीक है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ 1884 में और निधन हुआ 1941 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अमीर खुसरो के संबंध में कहे गए कथन। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई, इनमें संदेह नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिस कर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। अब देख लेते हैं प्रश्न 46 को। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो वो है डी, पहला। हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 1907 में हुआ, निधन हुआ 2003 में। की आत्मकथा के 4 भाग क्रमानुसार यहाँ दिए गए हैं। प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, द्वितीय भाग है नीड़ का निर्माण फिर 1970, तृतीय भाग है बसेरे से दूर 1978, चतुर्थ भाग है 10 द्वार से सोपान तक 1985। अब देख लेते हैं प्रश्न 47 को। निम्नलिखित में से स्कंद गुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? हमें बताना है कि इसमें देवसेना द्वारा गाए गए गीत जो है वो कौन कौन से हैं। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमर अनूप, मांझी साहस है खे लोगे, जज्जर तरी भरी पथियों से झड़ में क्या खोलोगे, उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो हमें बताना है इसमें कौन कौन से देवसेना द्वारा गाए गए गीत हैं। तो ए और डी हैं, ए और डी। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत है। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह
किसका मधुर प्रकाश। प्रसाद का जन्म हुआ 1879 में, निधन हुआ 1879 में, जन्म 1937 में निधन। के नाट्य प्रिय अजात शत्रु चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। प्रसाद के नाटकों में गीतों की कुल संख्या है और अब यहाँ पर बहुत बड़ी सी व्याख्या दी गई है। और यदि जयशंकर प्रसाद के बारे में यदि कुछ क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं लगता इस व्याख्या से कुछ बाहर जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रसाद के नाटकों में गीतों की कुल संख्या दी गई है। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और गीतों की संख्या है। सज्जन 1910 2 गीत है, कल्याणी परिणय 1912 2 गीत है, करुणालय 1913। संपूर्ण रचना गीतिमय है, मतलब यह संपूर्ण रचना ऐसी है कि इसको गाया जा सकता है। राज्यश्री 1915 7 गीत है, विशाखा 1921 15 गीत है, अजात शत्रु 1922 14 गीत है, कामना 1927 9 गीत है, जन्मे जय का नाग यज्ञ 1926 10 गीत है, स्कंदगुप्त 1928 17 गीत है, एक घूंट 1929 4 गीत है, चंद्रगुप्त 1931 13 गीत है, ध्रुव स्वामिनी 1933 4 गीत हैं। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी 5 अंकों का नाटक है, जिसमें 455 से 466 तक गुप्त काल की 11 वर्षों की झांकी प्रस्तुत की गई है। स्कंदगुप्त की कथा हूण आक्रमण से लेकर हूण युद्ध की समाप्ति तक है। इस नाटक की मूल संवेदना या कथ्य राष्ट्रीय और देशभक्ति एवं वीरता की भावना जागृत करना नाटककार का मूल उद्देश्य है। स्कंदगुप्त रमस्मरणीय तथ्य रचनाकाल 1928 नाटक में अंकों की संख्या 5, नाटक में दृश्यों की संख्या 33 और अंकों का स्थान यहाँ पर दिया गया है। प्रथम अंक है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार, द्वितीय अंक है मालवा में शिप्रा तट कुंज, तृतीय अंक है शिप्रा तट, चतुर्थ अंक है प्रकोष्ठ, पंचम अंक है पथ में मुदगल पात्र। पुरुष पात्र है इसमें 17, स्त्री पात्र 8 तथा अन्य पुरुष पात्र। अब पुरुष पात्र देख लेते हैं। स्कंदगुप्त युवराज कुमार गुप्त मगध का सम्राट, गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालिक पर्णदत्त का पुत्र, बंधु वर्मा मालवा का राजा, भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रभगा बुद्धि बोध का पालिक, प्रभगा बुद्धि बोध का पालिक, शर्वनाग अंतर्वेद का विशपति, कुमारदास धातु सेन सिंहल का राजकुमार, पूर्वगुप्त कुमार गुप्त का छोटा पुत्र, भट्टारक नवीन महाबला विकृत, खिंगिल हूण आक्रमणकारी, मृदगल विदूषक, प्रख्यात कीर्ति, नंदीग्राम का दंडनायक, पृथ्वी सेन मंत्री। अब देख लेते हैं पुरुष स्त्री पात्र। देवकी कुमार गुप्त की बड़ी रानी, अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी, जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री मालवा की रानी, देवसेना बंधु वर्मा की बहन, विजया मालवा के वन कुबेर की कन्या, कमला भट्टारक की जननी, रामा शर्वनाग की स्त्री, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी सखी दासी। अब किसके द्वारा कितने गीत गाए गए हैं वो देख लेते हैं। 17 गीत हैं। देवसेना द्वारा 5, विजया द्वारा 2, नर्तकियों द्वारा 2, नेपथ्य राग जो है वो 2 हैं। देवसेना की एक सखी 1 गीत गाया है उसने, मात्र गुप्त और मुदगल के सम्मिलित स्वर में प्रार्थना गीत 1, मात्र गुप्त 2, समूह गान 1, स्कंदगुप्त 1। देवसेना द्वारा गाए गए कुल 5 गीत।
देखिए, यही वो क्वेश्चन था जिसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप। प्रथम अंक सप्तम दृश्य। घने प्रेम तरु तले द्वितीय अंक प्रेम दृश्य प्रथम दृश्य। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश पांचवा अंक तृतीय दृश्य। देश की दुर्दशा निहारोगे पांचवा अंक तृतीय दृश्य। आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पांचवा अंक छठा दृश्य। विजया द्वारा गाए गए गीत जो है वो कुल 2 हैं। उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर तृतीय अंक प्रथम दृश्य। अगरू धूम की शाम लहरियां उलझी हो इन अलकों से पांचवा अंक द्वितीय दृश्य। मात्र गुप्त द्वारा गाए गए जो गीत हैं वो कुल 3 हैं, 2 स्वतंत्र एक मुद्गल के साथ सम्मिलित रूप से। प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही मत जाना प्रथम अंक तृतीय दृश्य। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का वे उपहार पांचवा अंक प्रथम दृश्य। मात्र गुप्त और मुद्गल के सम्मिलित स्वर में प्रार्थना गीत कुल 1 है। उतारोगे अब कब भूभार प्रथम अंक षष्ठ दृश्य। नर्तकियों द्वारा गाए गए जो गीत हैं वो कुल 2 हैं। न छोड़ना उस अतीत स्मृति में प्रथम अंक द्वितीय दृश्य। भाव निधि में लहरियां उठती तभी चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य। भट्टारक के शिविर में पहले सखी ने गीत गाया कुल 1। मांझी साहस है खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से तृतीय अंक चतुर्थ दृश्य। अब देख लेते हैं प्रश्न 48 को। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर यदि ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं। तो यह जो बात कही है यह तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बोल सकते हैं। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और यह जो कथन है यह मिश्र बंधुओं के संबंध में है। मुझे ऐसा लगता है कि यह कथन मिश्र बंधुओं के संबंध में है, तो आप बताइएगा कि यह कथन किसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब देख लेते हैं प्रश्न 49 को। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चीथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो स्त्री विमर्श पर आधारित जो उपन्यास हैं वो हैं बी और डी। एक जमीन अपनी, मुझे चांद चाहिए।
स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुदगल द्वारा रचित स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास है। इसमें मुंबई के महानगरीय परिवेश के ग्लैमर, मूल्यहीन प्रतियोगिता, देह व्यापार की गाथा है। इसमें चित्रा मुदगल ने नारी जीवन के सामाजिक संघर्ष को अपनी कलम का प्रमुख विषय बनाया है। मुझे चांद चाहिए 1993 सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास, जिसमें वर्षा वशिष्ठ के संघर्षों, सफलताओं और आकर्षण की कहानी है। वर्षा वशिष्ठ शाहजहांपुर की रहने वाली है। एक महत्वाकांक्षी कलाकार की संघर्ष गाथा, स्त्री के संघर्ष और विद्रोह का आख्यान। पहली बार इसमें रंगमंच और सिने संसार को प्रमाणित और गहरा अनुभव साकार हुआ है। समय सरगम 2000 कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास, जिसमें अकेलेपन का जीवन जीने का अभिशप्त गाथा है। एक चिथड़ा सुख 1979 निर्मल वर्मा का उपन्यास है। चार पात्रों विट्टी, रिपोर्टर मुन्नू, नित्रे भाई की अधूरी जिंदगी का चित्रण है। अब देख लेते हैं प्रश्न 50 को। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, चुपचाही रंग। तो इसमें है ए और बी। परिसर के विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है परिशिष्ट और चक्रव्यूह। इसकी व्याख्या हम तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ठीक होता है वो होता है डी। ए और बी विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है। हम इसकी व्याख्या देख रहे थे तो बंदर आ गए थे, उन्हें भगाने चली गई थी मैं। तो चलिए अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। परिशिष्ट 1984 गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जो विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित है। इसमें ITI जैसी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में हरिजन विरोधी स्थितियों का दर्दनाक चित्रण है। चक्रव्यूह 1988 श्रवण गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर का यथार्थ वर्णन किया गया है। अपने अपने चेहरे 1994 प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास, जिसमें रमा के रूप में दूसरी स्त्री की पीड़ा, अंतर्द्वंद, आत्ममंथन की अभिव्यक्ति है। छुप छाही रंग गिरीश आस्थाना द्वारा रचित उपन्यास है। देखिए आज की क्लास में मैं इतने ही प्रश्न करा पाऊंगी। 20 प्रश्न मैंने और करा दिए हैं, बाकी के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।